Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 18th of August 2023। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल इज फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स, कोर्ट गाइडलाइंस ऑन जेंडर टाइपकास्टिंग कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। तो जो कॉन्टेक्स्ट तो आपको बताने की जरूरत नहीं, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की हैं, ठीक है ना, द हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो उसी के रिगार्डिंग ये है। In the quest for equal rights for all, Supreme Court of India has taken an important step by releasing guidelines to take on harmful gender stereotypes that perpetuate inequalities। तो जो भी ऐसे स्टीरियोटाइप्स जो बने हुए हैं सोसाइटी में, जिनसे जो है इनइक्वालिटी जो है परपेचुएट हो रहे हैं, उन सबको थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश की गई है। कुछ वर्ड्स हैं उनको चेंज किया गया है, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा जेंडर इक्वल जो है उसको बनाया जा सके एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि इंस्टेड ऑफ अफेयर इट विल बी डी रिक्वायर टू से अ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। तो ये इसको अब से बोला जाने वाला है। इसी तरह से इट इज़ नो लॉन्गर चेस्ट वुमेन, ब्यूटीफुल वाइफ, हाउस वाइफ, ठीक है ना, अब सिर्फ प्लेन वुमेन, वाइफ या होम मेकर जो है वो यूज़ किया जाएगा वर्ड, ठीक है। पॉइंटिंग आउट दैट स्टीरियोटाइप्स बेसिकली क्या होते हैं? These are a set of ideas that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong। बेसिकली एक ऐसा आइडिया होता है जिससे ये नोशन बना लिया जाता है कि कोई चीज़ कैसी होगी या कोई व्यक्ति कैसा होगा, ठीक है ना। और वो जनरली आइडिया क्या होता है? वो जनरली रॉन्ग एक आइडिया बना लिया जाता है, ठीक है ना। और इनसे होता क्या है? स्टीरियोटाइप से बेसिकली क्या होता है? दीज लीड्स टू एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। इससे एक्सक्लूजन तो होता है, साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। जैसे इट आइडेंटिफाइज कॉमन प्रिजम्पशंस अबाउट द वे सेक्सुअल हैरेसमेंट, असॉल्ट, रेप एंड अदर वायलेंट क्राइम्स आर व्यूड स्क्यूड अगेंस्ट वुमेन। और वुमेन्स के अगेंस्ट ये जो क्राइम्स हैं, वायलेंट क्राइम्स हैं या हैरेसमेंट है, असॉल्ट है, रेप है, उनको उस नज़रिए से एक तरह से देखा जाता है जिसमें वो एक्सक्लूजन भी फेस करते हैं एक तरह से, और डिस्क्रिमिनेशन भी। तो इस वाले इशू को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की इसके थ्रू कोशिश की गई है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ स्टीरियोटाइप्स और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैसे कि हम ये इट इज़ रॉन्ग दैट टू एज्यूम दैट वुमेन आर ओवरली इमोशनल, इलॉजिकल एंड कैन नॉट टेक डिसीजंस। तो ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है, ठीक है ना। फिर दूसरा स्टीरियोटाइप यहाँ पे ऑथर ने ये भी मेंशन किया है कि दैट मोस्ट ऑफ द वुमेन वांट्स चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि डिसाइडिंग टू बिकम अ पेरेंट इज एन इंडिविजुअल चॉइस। तो इट शुड बी एन इंडिविजुअल चॉइस दैट someone want to be a parent or not, or these possibilities to be able to choose what to do in life are still frustratingly out of reach for most of India's women। और बहुत सारी इंडियन वुमेन्स के अभी भी रीच से बाहर है इस पॉसिबिलिटी कि वो चूज़ कर सकें कि वो क्या करना चाहती हैं, ठीक है ना। इन अ लार्जली पैट्रियार्कल सोसाइटी, गर्ल्स आर ऑफन फोर्स्ड टू पिक मैरिज एज अ वे आउट टू अवॉइड सोशल स्टिग्मा। तो जो मैरिज है, जो हमारी जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें गर्ल्स बेसिकली ऑफन जो है वो फोर्स की जाती हैं कि वो मैरिज को जो है चूज़ कर ले, ठीक है ना, टू अवॉइड सोशल स्टिग्मा, कि जिसकी शादी नहीं होती एक तरह से उसको एक तरह से स्टिग्मा समझा जाता है सोसाइटी में। एंड नोट एजुकेशन एंड करियर, तो उनको करियर और एजुकेशन चूज़ करने की जगह क्या चूज़ करना पड़ता है? फिर फोर्स किया जाता है मैरिज को चूज़ करने के लिए, ताकि जो सोसाइटी में, पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो स्टिग्मा है जिनकी शादी नहीं होती उनके लिए, उससे बचा जा सके, ठीक है ना। तो ऑथर ने कंक्लूड ये भी किया कि टू अचीव जेंडर इक्वालिटी फंडामेंटल चेंजेस नीड टू बी मेड टू शन ऑल स्टीरियोटाइप्स। तो ये सारे के सारे जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, इनको ये ज़रूरी है कि इनको सबको एकदम से हटाना चाहिए, ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है वो एक्चुअल सेंस में जो है वो अचीव की जा सके। दैट वुमेन आर मोर नर्चरिंग एंड बेटर सूटेड टू केयर फॉर अदर्स एंड शुड डू ऑल हाउस होल्ड कोर्स आर सिंपली रॉन्ग नोशंस। ये सारे के सारे ही गलत नोशंस बनाए हुए हैं, जिनको हमें जितनी जल्दी हो सके वो रूट आउट कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, नोबल इंटेंशंस, आर्टिसंस नीड अ रेडी मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, नॉट जस्ट अफोर्डेबल क्रेडिट। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट तो है जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो अभी इंडिपेंडेंस डे पे जो है हमारे पीएम साहब ने जो है वो डिक्लेयर की थी, जिसमें बेसिकली स्कीम के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ टू हेल्प ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल एंड आर्टिसंस कैन प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बूस्ट टू दीज प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। उनको एक तरह से लोन प्रोवाइड, इकोनॉमिक
हेल्प क्रेडिट प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग स्कीम थी, जिसमें आउटले किया गया फॉर ₹13,000 करोड़ का आउटले किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स ऑफ अप टू ए टोटल ऑफ ₹3 लाख इन 2 ट्रेंचेज एट ए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो 5% के कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे 3 लाख रुपए तक का लोन 2 ट्रेंचेज में, यानी कि दो किस्तों में एक तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। और इट कवर्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम 18 ट्रेड्स सच एज कॉबलर्स, टॉय मेकर्स, लॉन्ड्री मैन, बार्बर्स, मेसन्स एंड कोर वीवर्स। तो इस तरीके के और भी जो है कुल मिला के 18 ट्रेड्स जो हैं इसमें कवर किए जाएंगे, जिसमें इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ जो इश्यूज साइड के हैं या कुछ जो पॉइंट यहाँ पे ऑथर ने रखे हैं वो ये रखे हैं, हाउएवर द सपोर्ट एक्सटेंडेड टू दीज स्ट्रगलिंग आर्टिसनल कम्युनिटीज कुड कम विद इट्स ओन रिस्क। ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करा है उसके कुछ अपने रिस्क हैं, इन द वे ऑफ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज, जिसके कुछ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज हो जाएंगे। क्या है, ऑथर ने कहा है कि जो चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं ये लोग, ये ट्रेडिशनल आर्टिसंस वगैरह तो या क्राफ्ट्समैन, तो वो इससे अलग हैं काफ़ी। सिर्फ वो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करे कि उनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, उससे अलग भी काफ़ी चैलेंज और वो ज़्यादा डीपर हैं चैलेंजेस, तो उन पे बेसिकली काम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। उनमें से जो बिगेस्ट चैलेंज बताया ऑथर ने वो ये बताया है कि either the lack of patronage for their goods and services in the wider marketplace or in the case of other trades a skewed undervaluation of their economic output। या तो उनको मार्केट अवेलेबल नहीं है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पैट्रोनेज नहीं प्रोवाइड की जा रही है, और जो या फिर अगर प्रोवाइड भी की जा रही है, मार्केट भी है, तो उसमें उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी डाउन है, ठीक है ना। जो उनका इकोनॉमिक आउटपुट एक्चुअली इसमें लग रहा है, जो इकोनॉमिक आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्राइस काफ़ी कम रखा जा रहा है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स बना रही हैं या जो बड़े बड़े शोरूम्स में बन रहे हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है ना। क्रूशियली द लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट में सिंपली बी अ सिम्टम रादर देन द कॉज ऑफ द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। तो ये इसका एक सिम्टम है, ना कि ये इसका कोज था, ये जो प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। दीज कम्युनिटीज फेस बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उनको मार्केट अवेलेबल नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स को पैट्रोनेज अवेलेबल नहीं है, उनके जो प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो सही उनको एक्चुअल प्राइस नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए मार्केट्स में, ठीक है ना। मोर सीरियसली इफ द स्कीम फेल्स, अगर ये स्कीम फेल हो जाती है टू ओपन अप न्यू मार्केट्स एंड सिंपली एक्सटेंड्स लोन्स to these communities in the name of promoting their welfare, it runs the risk of leaving not only the intended beneficiaries but also their families deeper in debt। तो अगर ये स्कीम फेल होती है और उनको मार्केट नहीं प्रोवाइड हो पाई तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर डेट बर्डन और बढ़ जाएगा। तो जो स्कीम एक्चुअली उनके बेनिफिट के लिए स्टार्ट की गई थी कि उनका बेनिफिट हो सके या उनका प्रमोशन हो सके, उनके वेलफेयर के लिए हुई थी, वो एक तरह से उनको कहीं ना कहीं डेप्ट में धकेल देगी और इससे उनके इश्यूज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन द इंटरजनरेशनल नेचर ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन इन दीज कम्युनिटीज द स्कीम कुड एंड अप लीविंग द नेक्स्ट जनरेशन विली नीली stuck in perpetuity in these traditional low paying trades, many of which are practiced in caste straight jacket। तो वही है कि ज़्यादातर वल्नरेबल सेक्शन या कम्युनिटीज इनको जो है प्रैक्टिस कर रही हैं। तो एक तरह से अगर ये जो इंटरजनरेशनल नेचर जो है इसका नॉलेज डिसेमिनेशन की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो जो अगर ये स्कीम जो होगी इट कुड एंड अप जो लिविंग द नेक्स्ट जनरेशन विल इन लाई, तो जो अगली जनरेशन होगी वो एक तरह से उसमें फंसी रह जाएगी, जो ट्रेडिशनल लो पेइंग ट्रेड्स हैं उसी में फंसी रह जाएगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ऑथर ने क्या किया कि सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी, वही है जो होता है अल्टीमेटली कि सक्सेस डिपेंड करती है कि इंटेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम का वो किस तरह से हो रहा है। द इम्प्लीमेंटेशन एन एरिया वेयर द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू रोप इन प्रोफेशनल्स विद द नो हाउ एंड एंटरप्रेन्योरियल फ्लेयर to help the craftspeople and artisans upgrade their offerings to cater to new markets and trap fresh opportunities। जाहिर सी बात है कि उनको स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनके लिए मार्केट डेवलप करने चाहिए और उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इस फील्ड में और आगे जो है वो बढ़ सके। तो इसके थ्रू जो है ये इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं और बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड होगा कि स्कीम सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, जो उसका जो वेलफेयर करने का जो पर्पज़ है एक्चुअली इस सेक्शन का वो हो पाएगा या नहीं, ठीक है। तो दिस इज इट, आगे बढ़ते हैं। गैप्स इन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो रिसेंट अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, उसको जो अप्रूवल भी मिल गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसके रिगार्डिंग है ये। तो जो एक्ट एक्चुअली इसने जो अमेंड किया है वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इसके लिए जो है ये अमेंडमेंट जो है किया गया है और ये फर्स्ट टाइम है कि इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। और ये अमेंडमेंट के लिए जो रीज़न दिया गया था वो ये था टू क्रिएट अ नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेथ्स which would help in updating other databases resulting in efficient and transparent
डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल बेनिफिट्स, ताकि उनसे जो डिलीवरी है वो ट्रांसपेरेंट की जा सके पब्लिक सर्विसेज की, और जो सोशल बेनिफिट्स हैं उनको जो इंटेंडेड या टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बेनिफिशियरी ग्रुप्स हैं जिन तक वो पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचाया जा सके। तो इस रीज़न के साथ जो है ये स्कीम जो है वो सॉरी ये अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्डिंग डेटाबेसेज, इन ये जो डाटाबेस एक्चुअली इसके थ्रू बनेगा उससे क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये इससे बेसिकली अपडेट होंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आधार डाटाबेस को अपडेट किया जाएगा, इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाएगा, राशन कार्ड, पासपोर्ट एंड अदर डेटाबेसेज एट द नेशनल लेवल एज मे बी नोटिफाइड, और बाकी डेटाबेसेज कोई भी नोटिफाई करके जो है उसको अपडेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बोला है, दो चार इशूज भी साथ में साइट किए हैं। पहला तो ये है कि नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द आधार नंबर ऑफ द डिजीज, लेकिन ये बात नहीं कही है कि जो डिसीज्ड है, जिसकी डेथ हुई है, क्या उसका आधार नंबर भी जो है वो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अपडेटिंग मैनी ऑफ द डाटाबेसेज वुड रिक्वायर रिमूविंग द नेम्स ऑफ द डिसीज फ्रॉम द डाटाबेस। तो अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो डाटाबेस से उसका नाम रिमूव भी करना चाहिए, ऐसा ऑथर ने बोला है, लेकिन आपने आधार के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ये जो रिमूवल का ऑब्जेक्टिव है वो शायद इसके बिना पूरा नहीं हो पाएगा। दिस मीन्स दैट द लॉडेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ensuring efficient ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज एंड सोशल बेनिफिट्स वुड रिमेन अ ड्रीम। और क्योंकि आप रिमूवल नहीं कर रहे हैं एक्चुअली किसी भी लिस्ट से, तो जाहिर सी बात है जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था आपका, जिसको आपने बोला था एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी होगी पब्लिक सर्विसेज की, वो कहीं ना कहीं एक तरह से हो सकता है ऐसा हो कि ड्रीम ही रह जाए। ठीक है, फिर ऑथर ने ये भी बोला है कि क्योंकि स्टेट्स ऑलरेडी जो है वो डेथ और बर्थ का जो डेटाबेस है वो कलेक्ट करती हैं, तो क्या ज़रूरी था ऐसा कि सेंटर के लिए जो है ऐसे वो जो एक एक्ट बनाया जाए जिसमें जो है सेंट्रल को वो अथॉरिटी दी जाए कि वो डेटाबेस को जो कंपाइल और कलेक्ट करे। तो ऐसा भी हो सकता था कि क्या उसमें ही जो पहले ऑलरेडी एक्ट थे उसमें ही अमेंडमेंट्स कुछ प्रोविजंस को चेंज करके या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू जो है चेंजेस किए जा सकते थे। तो RBD Act only needs an enabling provision to share information from the database, even that may not be necessary as the birth and death register are considered public document। तो पहले ही बर्थ एंड डेथ रजिस्टर जो ऑलरेडी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किए जाते थे, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी थी कि एक एनेबलिंग प्रोविजन बना सकते थे कि जो इन्फॉर्मेशन है और डाटाबेस की वो स्टेट्स जो है शेयर कर सकती थी उसके साथ। तो लिस्टिंग अ फ्यू डेटाबेसेस फॉर कंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट एंड लीविंग फ्यूचर एडिशंस टू द गवर्नमेंट इज डिमेंडिंग टू द पार्लियामेंट इन अ वे। दूसरा इशू जो ऑथर ने बताया कहता है कि आपने ये बोला है कि कुछ इशूज आपने ये बोला है कि फ्यूचर एडिशंस आप कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो गवर्नमेंट पे छोड़ दिया कि एज मे बी नोटिफाइड। तो ऑथर ने कहा कि न्यू एडिशंस जो है जो कि अभी मेंशन नहीं किए गए हैं वो हो सकता है बाद में डेंजरस हो सके, क्योंकि आप तो उसमें कुछ भी लिस्ट में ऐड करके जो है गवर्नमेंट वो उसको बोल सकते हैं कि इसके लिए भी डाटाबेस को जो अपडेट किया जाएगा। फॉर डेथ्स दैट ऑकर आउटसाइड, दूसरा प्रोविजन जो यहाँ पे ऑथर ने एक इशू यहाँ पे रेज ये भी किया कि जो एक कंपलसरी कर दिया गया है कि कोई भी डेथ अगर होती है, ठीक है ना, तो एक मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसको जो है डिसीज पर्सन के रिगार्डिंग सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा जो रीज़न ऑफ डेथ जो है उसमें वो बताएगा। तो इसमें ऑथर ने कहा कि जो हॉस्पिटल्स में डेथ हो रही है उसके केस में तो ये ठीक है कि वहाँ पे जो अटेंडिंग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उसमें सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, लेकिन for the deaths that occur outside hospitals, the medical practitioner who attended to the deceased during the person's recent illness who has to issue such a certificate। तो इस कंडीशन में जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले कुछ प्रॉब्लम जो ऑथर ने साइड किए उसमें यह है कि पहले तो यह है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है दैट मे नॉट हैव ऑलवेज अराइव्ड एट ए डेफिनेट डायग्नोसिस बिफोर द पर्सन डाइड, कि वो डेफिनेट डायग्नोसिस तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो डेथ आउटसाइड हॉस्पिटल हुई है, तो हो सकता है उस टाइम पे कुछ और इशू रहा हो। दूसरा ये है कि द फॉर्म्स फॉर कॉज ऑफ डेथ दैट आर बीइंग यूज्ड आर इन कन्फॉर्मिटी विद द WHO रिकमेंडेशन। जो उसको फॉर्म भरना है, फॉर्म फिल करना है, वो किसके कन्फॉर्मिटी में होना चाहिए, इन कन्फॉर्मेशन विद रिकमेंडेशन ऑफ WHO होना चाहिए। लेकिन अगर जो डिसीज़ है वो अगर कोई उसको अटेंड करा था आयुष प्रैक्टिशनर या कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन से वो जो है वो ट्रीटमेंट करा रहा था, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो कॉज ऑफ डेथ के स्टैटिस्टिक्स हैं वो जो है क्लासीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में उसका कोई जिक्र होगा नहीं। तो दूसरा इशू ये है कि अगर अदर मेडिसिनल ट्रीटमेंट वो ले रहा है अदर देन एलोपैथी, तो उस कंडीशन में किस तरीके से जो है कॉज ऑफ डेथ को जो है वो फिल किया जाएगा। तीसरा जो है इसमें ये है कि अगर कोई आदमी ट्रीटमेंट किसी और बीमारी का ले रहा था लेकिन वो मर किसी और वजह से गया, एंटायरली डिफरेंट कॉज आउटसाइड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, तो उस सिचुएशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो क्या उसमें वो करेगा, और दूसरा
व्हेन द मेडिकल प्रैक्टिशनर वाज नॉट अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन, कि वो आउटसाइड ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी उसकी डेथ हो गई और उस टाइम पे मेडिकल प्रैक्टिशनर जो वो अवेलेबल भी नहीं था, तो उस सिचुएशन में जो है वो जो सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें कॉज ऑफ डेथ को मेंशन करना है, तो वो क्या उसमें मेंशन कर पाएगा। ठीक है, चौथा इशू यहाँ पे ये है कि जो सेक्शन 17 है जो एक्ट का, इट प्रोहिबिट द इंक्लूजन ऑफ कॉज ऑफ डेथ इन एनी सर्टिफिकेट इशूड अंडर द एक्ट, जबकि अब जो है इट नाउ सेज दैट द कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट शुड बी गिवन टू द रिलेटिव ऑफ द डिसीज। तो ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन जो है इसमें आ गया है। ठीक है ना, पहले जो सेक्शन 17 था वो ये कहता था कि आपको जो है कॉज ऑफ डेथ जो है वो नहीं बताना है किसी भी सर्टिफिकेट में जो आप इशू करो, लेकिन अब वो मैंडेटरी कर रहे हैं कि आपको जो रिलेटिव है डिसीज का उसको भी आपको कॉज ऑफ डेथ का सर्टिफिकेट कॉपी देनी होगी। तो ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है। फिर फर्दर ऑथर ने वही बात की है कि दिस में नॉट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट इन दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट, इट शुड बी पॉसिबल टू अचीव दिस थ्रू अमेंडमेंट्स इन द रूल्स रिलेटिंग टू दोज डेटाबेस और इवन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू भी आप चेंजेस ला सकते थे। जैसे यहाँ पे पासपोर्ट के एक्ट का जो है ऑथर ने यहाँ पे जिक्र किया है कि उसमें पहले प्रोविजन था कि जो भी एक डेट थी उसके, जैसे 26 जनवरी 1989 के बाद जिसका भी बर्थ हुआ है उनको जो है मैंडेटरी था कि वो जो है बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे उनको पासपोर्ट इशू होगा। लेकिन ये जो प्रोविज़न था ये दिसंबर 2016 में गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो है वो रिमूव कर दिया। तो इसी तरह से आप ऑर्डर इशू करके भी ये चेंजेस ला सकते थे जिनकी आपको ज़रूरत लग रही थी। ए प्रोविज़न कुड हैव बीन इंसर्टेड इन द एक्ट टू रजिस्टर ए presumed डेथ when it is reasonable to assume that the person would have died in the calamity or accident। दूसरा यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया कि कैलेमिटीज और जो एक्सीडेंट होता है उसमें भी ये होता है कि फैमिली जो है वो काफ़ी सालों तक उसको इंतजार करना पड़ता है और वो रिक्वेस्ट करती है सर्टिफिकेट इशू हो जाए उनको। तो इन सब सबस्टांसेज में, क्योंकि मान लो कैलेमिटी उसमें सर्टेन करना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी सालों के बाद जो है वो ये होता है, तो ऐसे केसेज में जो है प्रिज्यूम्ड डेथ का जो है सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए जहाँ पे ये मतलब ये एस्टेब्लिश हो पा रहा है कि कैलेमिटी या एक्सीडेंट की वजह से कि जो है वो प्रिज्यूमेबली जो है पर्सन की डेथ हुई है। तो इससे क्या होगा, जो फैमिली है उसको डेथ सर्टिफिकेट जो है वो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा और उसको इस तरीके के मतलब काफ़ी सारे जो इशूज जो उसके अभाव में फेस करने पड़ते हैं डेथ सर्टिफिकेट ना होने की वजह से, वो शायद वो एड्रेस हो पाएंगी। वर्ड चॉइस इन द डाटा प्रोटेक्शन लॉ एट डाइल्यूशन ऑफ राइट्स। तो बेसिकली जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो आया है अभी, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि जो उसमें जो वर्ड्स का सिलेक्शन किया गया है उनसे कहीं ना कहीं जो राइट्स हैं वो डाइल्यूट होते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना, तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि किसी भी जो एक्ट है या लॉ है वो क्या सक्सेसफुल है या नहीं है या उससे क्या चेंजेस हुए हैं, वो बेसिकली उसमें दो बेसिक फीचर्स को जो है वो हमें देखना पड़ेगा किसी भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ की। पहला तो ये कि द यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा विद कंसेंट एंड विदाउट इट, कि जो कंसेंट के साथ डाटा का यूज़ करा जा रहा है वो, और जो बिना कंसेंट के डाटा यूज़ किया जा रहा है वो, तो उसका यूज़ क्या है। तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पलीफाई भी किया, उनमें जो मेन बेसिक आइडिया डिस्कस किया उसको देख लेते हैं एक बार। These are standard situations that even the most minimal data protection law must address। तो कुछ सिचुएशन यहाँ पे ऑथर ने बताई है जिसमें कि जैसे कि हेल्थ स्टेटस है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी से ट्रेस किया जा सकता है, आपकी सेक्सुअलिटी जो है वो आप मूवी प्रेफरेंसेज वगैरह उन सब से आपकी सेक्सुअलिटी को आपको किया जा सकता है, आप जो भी एक तरह से रिलीजन को भी आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपकी जो इंटरनेट पे एक्टिविटी है उससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो बेसिक यहाँ पे ये क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड सिचुएशंस है तो इसे मिनिमल अगर आप डाटा प्रोटेक्शन लॉ लाते हैं उनसे भी ये चीज़ें एड्रेस हो सकती थी। ठीक है ना, दो यहाँ पे प्रोविजंस की बात की है इससे रिगार्डिंग ऑथर ने। एक तो ये कहता है यू शुड बी प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट यू आर एग्रीइंग टू एंड ओनली क्लियर पॉजिटिव एक्शंस बाय यू एज अपोज टू साइलेंट विल बी टेकन टू इंडिकेट कंसेंट, कि आपको कंसेंट इंडिकेट करने के लिए आपको प्रॉपर पॉजिटिव एक्शन जो है वो बताना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर कंसेंट आपको देनी पड़ेगी, तभी जो है आपका जो है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट मानी जाएगी। मतलब वहाँ पे साइलेंस अगर है तो उसको आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं मानेंगे। बट दिस स्ट्रिक्ट प्रोविजन इज अंडरकट बाय अ सेकंड प्रोविजन, लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन था एक्चुअल में जो ऊपर मेंशन बात हमने की इन्फॉर्म्ड कंसेंट की प्रॉपर्ली की, वो अंडरकट कर दिया गया बाय दूसरे प्रोविजन के द्वारा, बाय परमिटिंग यूज ऑफ योर डेटा इफ यू हैव वॉलंटरी प्रोवाइडेड इट एंड हैव नॉट इंडिकेटेड दैट यू हैव नॉट कंसेंट। अगर आपने ये प्रॉपर्ली इंडिकेट नहीं किया कि यू हैव नॉट कंसेंटेड तो उसको ये मान लिया जाएगा कि यू हैव वॉलंटरी प्रोवाइडेड योर कंसेंट। द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज टेलिंग इफ यू हैव नॉट इंडिकेटेड, मतलब आपको मैंडेटरली इंडिकेट करना पड़ेगा, अगर आपने इंडिकेट नहीं किया है तो वहाँ पे उसको वॉलंटरी ही मान लिया जाएगा। तो ये जो चॉइस ऑफ वर्ड है इसी के रिगार्डिंग ऑथर ने बात की है। दूसरा ऑथर ने बताया कि जो प्रोवाइड है
वो एक बड़ा वर्ड है, क्योंकि प्रोवाइड आपने यूज किया है, जबकि प्रोवाइड और शेयर और ट्रांसफर में अलग है। कि अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो समझा ये जा रहा है कि आप शेयर और ट्रांसफर भी कर रहे हैं एक तरह से, तो ये यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। तो ये एम्बिग्यूटी जो है, दिस विल रिजल्ट इन कंफ्यूजन इन कोर्ट्स एज वेल एज बिजनेस अनसर्टेनिटी अबाउट द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर कंसेंट, कि जो करेक्ट स्टैंडर्ड है कंसेंट का वो एक्चुअली डिफाइन नहीं हो पाएगा इन वर्ड्स की वजह से, ठीक है ना। फिर जो डाटा प्रोसेसिंग अलाउड करी है कुछ केसेज में कि गवर्नमेंट जो है वो डाटा प्रोसेस करते हैं, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे बोला है, इफ डेटा इज अलाउड टू बी प्रोसेस्ड इवन व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, दोज डूइंग सो विल ऑलवेज चूज द मोर कन्वीनियंट रूट। जाहिर सी बात है, जो अगर जब ज़रूरत नहीं है तब भी अलाउ अगर कर देते हैं अलाउ कि डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग ये करेंगे वो कन्वीनियंट रूट फॉलो करेंगे जो उनको ज़्यादा सूटेबल लगेगा। प्राइवेसी विल ऑलवेज बी लो प्रायोरिटी, और उस सिचुएशन में प्राइवेसी को जो है वो लो प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये भी एक यहाँ पे ऑथर ने इशू साइट किया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट 2023 लॉ डज, इट अलाउज प्रोसेसिंग विदाउट कंसेंट व्हेन इट इज़ फॉर सर्टेन लेजिटिमेट यूजेज, वही कि कुछ लेजिटिमेट यूज को साइड करके जो है आप प्रोसेसिंग को अलाउ कर रहे हैं। दिस स्मॉल चेंज इन वर्डिंग विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड। तो ये जो छोटा सा चेंज दिख रहा है वर्डिंग्स के थ्रू, ये एक्चुअल लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात है उसमें ह्यूज डिफरेंस लेके आ रहा है, क्योंकि एक तरह से डिस्क्रिशनरी बना दिया उसको कि आप लेजिटिमाइट यूज करके किसी भी डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर का ये कहना है। एरिया ऑफ कंसर्न, what is more, when your data is processed without consent you will neither be notified of this nor subsequently be able to confirm it। तो जाहिर सी बात है कि ना तो आपको नोटिफाई किया जाएगी कि आपका डाटा जो है प्रोसेस किया जा रहा है, और ना ही सब्सिक्वेंटली आप उसको कंफर्म कर पाएंगे कि आपका डाटा क्या प्रोसेस हुआ है। दूसरी बात, अगर किसी तरह से आप ये भी फाइंड कर ले कि भैया आपका डाटा जो है प्रोसेस हुआ है या आपका डाटा इनकरेक्ट हो गया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस इनकरेक्ट डाटा को करेक्ट कर लें या जो अननेसेसरी डाटा है उसको आप इरेज करा सकें। डेटा टेकन फॉर वन नॉन कंसेंशुअल पर्पज कैन बी फ्रीली यूज फॉर द, जाहिर सी बात है कि किसी नॉन कंसेंशुअल पर्पज के लिए अगर आपका एक डाटा एक बार ले लिया गया है तो उसको किसी और पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारे यहाँ पे इशू जो है कंसर्न के ऑथर ने डिस्कस किए हैं। हाँ बेटे सो जाओ। Concerns about the way the new bill deals with the rights to information and free speech, surveillance, reform and the regulatory structure। तो ये भी दूसरे कंसर्न्स का इशू बताया जहाँ पे जो है नया लॉ डील करेगा किसके साथ, राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ, फ्री स्पीच के साथ, सर्विलांस रिफॉर्म की बात जो है और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को भी बात की। तो ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न के इशूज़ हैं, ठीक है ना। इज देयर अ नीड टू रिप्लेस द आईपीसी, सीआरपीसी एंड द एविडेंस एक्ट, जो रिसेंट जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं तीनों ही एक्ट्स में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो हैं वो डिबेट के थ्रू जो है यहाँ पे इशू किए गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लोगों के कंसर्न्स आ रहे हैं या क्या लोगों का व्यू पॉइंट है उसमें। तो द एंटायर सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स हैव चेंज्ड, आई थिंक अ नीड वाज फेल्ट दैट दीज लॉज शुड रिफ्लेक्ट द चेंज। तो नीड ये थी कि ये जो चेंजेस किए गए हैं, जो ये लॉज में चेंजेस या अमेंडमेंट की बात करिए, ये जो चेंज हो रहे हैं सोसाइटल लेवल पे या जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, न्यू चैलेंजेस हैं, नए नए इशूज हैं, तो उनको एड्रेस करते हुए और उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हुए वो नज़र आने चाहिए, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि ये जो वैसे तो स्लो होने चाहिए लेकिन जो ट्रेमेंडस एक्सरसाइज की है, जैसे जिसमें कि ऑथर ने बताया कि जो हमने पहले भी बात की थी, जो 175 सेक्शन जो है उनको अमेंड किया गया है आईपीसी में। अगर हम बात करें 8 नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं और 22 सेक्शंस को जो है वो रिपील कर गया है, और तब जाके जो है भारतीय न्याय संहिता बिल जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना। वहीं दूसरे ऑथर है वो ये कह रहे हैं, इट सीम्स टू बी मोर some ambiguity about how these new laws would relate to all the precedents, jurisprudence and case laws that were developed on the basis of these old codes। कि ये जो ओल्ड कोड्स हैं इनके आधार पे जो भी प्रेसिडेंट्स बन चुके हैं या जो jurisprudence और केस लॉज बने डेवलप हुए हैं, तो उनको क्या ये जो नए लॉ हैं उनसे रिलेट कर पाएंगे, उनमें जो उनके साथ में जो एक तरह से तालमेल बैठा पाएंगे या नहीं बैठा पाएंगे, ये भी एक थोड़ा सा कंसर्न का इशू है। There is debate going on across the world in the terms of criminal justice jurisprudence। तो ये क्या होता है, which is talks about the keeping someone in detention without being charged, बिना चार्जशीट फाइल करे आप किसी को डिटेंशन में रख रहे हैं, तो ये क्रिमिनल जस्टिस जो जूरिस्प्रूडेंस है वो कहीं ना कहीं डिबेट तो हो ही रही है इसमें वर्ल्ड में। तो अगर हम प्रेजेंट इंडिया की पर्टिकुलरली बात की ऑथर ने कि इंडिया में जो पहले था कंट्री में वो था 60 डेज का ये टाइम लाइन था, लेकिन नए बिल में जो प्रपोज किया गया वो 90 दिन का प्रपोज किया गया। तो ऑथर ये कह रहा है कि इस तरीके से तो हमें देखने से लगता है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना।
फिर ऑथर ने भी क्या है कि जो पुलिस को है काफ़ी सारी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं सीआरपीसी के थ्रू जो है, जैसे हैंड कफिंग करने का डिस्क्रिशन है, अरेस्ट वुमेन को अरेस्ट कर सकते हैं आफ्टर सनसेट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज, और फोर्स भी आप यूज कर सकते हैं, और मींस आपको जो भी नेसेसरी लगे वो यूज कर सकते हैं जब आप एक पर्सन का अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऑथर ने यहाँ पे जो कंसर्न जाहिर करी है वो ये कही दैट कुड लेजिटिमाइज एनकाउंटर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस। तो कहीं ना कहीं आप एनकाउंटर्स को लेजिटिमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो वायलेंस एक्चुअली है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, कम नहीं हो रही है। एक तरह से पुलिस वाले उसमें या पुलिस कस्टडी के दौरान जो वायलेंस है उसको एक तरह से ऑथर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ावा देखने को मिल रहा है, ये ऑथर का कहना है, ठीक है। फर्दर ऑथर ने जो बात की है दोनों ने वो ये किया व्हाट वुड यू से आर द सिमिलरिटी बिटवीन द एग्जिस्टिंग लॉ एंड द न्यू बिल। सिमिलरिटीज क्या है, तो ऑथर ने क्या कि वायलेंस इज स्टिल गोइंग ऑन, डिटेंशन विदाउट चार्ज इज स्टिल गोइंग ऑन, बिल्स एंडोर्स लेजिटिमाइज एंड फॉर्मलाइज दीज प्रैक्टिस। तो ये तो पहले से ही चल रहा है, वायलेंस पहले से अब भी चल रही है, डिटेंशन जो है वो विदाउट चार्ज वो अभी भी होता है, बस ये जो बिल जो नए लाए गए इनसे एंडोर्समेंट हो गया उनका, उनको एक तरह से लेजिटिमाइज कर दिया गया है और फॉर्मलाइज कर दिया गया इन प्रैक्टिसेस को। तो कोई सब्सटेंशियल डिपार्चर होते हुए नहीं दिखा है, मतलब ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है, इसको एक तरह से फॉर्मलाइज कर दिया गया है बस। तो सब्सटेंटिव सेक्शंस हैव बीन जम्बल्ड व्हिच हैज कॉज्ड मोर एम्बिग्यूटी एंड कंफ्यूजन। कुछ सेक्शंस को जम्बल्ड अप किया गया है जिससे जो है एम्बिग्यूटी बढ़ गई है और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ऐसा ऑथर ने बताया है। बिल ने सेडिशन को तो रिप्लेस कर दिया है, और किससे रिप्लेस किया, सबवर्सिव एक्टिविटीज से, विच मेक इट्स वेरी वेग एंड ब्रॉड। और ये जो सबवर्सिव एक्टिविटीज वाली टर्म है उसको काफ़ी ज़्यादा वेग और ब्रॉड टर्म है, तो इसको डिफाइन नहीं किया गया एक्चुअली में, तो जिसको जो है डिफाइन करना जरूरी था। टेररिस्ट एक्ट्स हैव आल्सो बीन डिफाइंड अंडर द न्यू बिल्स इवन दो वी हैव स्पेशल लेजिस्लेशन लाइक यूएपीए। यूएपीए के होते हुए भी जो टेररिस्ट को जो है वो एक तरह से डिफाइन किया गया है इसमें, जबकि ऑलरेडी यूएपीए एक्ट था उसकी भी कोई बात नहीं की गई। और फिर अनदर सेक्शन टॉक्स अबाउट प्रोवोकेशन एंड इंटिमिडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है वो काफ़ी वेग और वाइड है, तो ये कोई डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवोक कर सकती है एंड दैट वुड बी कंसिडर टेररिस्ट एक्ट, और उसको टेररिस्ट एक्ट बता के जो है डिटेंशन कर सकते हैं आप या चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं, ऐसा ऑथर ने बताया है, ठीक है ना। ऑथर ने हालांकि ये भी बताया कि कुछ नए सेक्शन जो है वो इसमें ऐड भी किए गए, जैसे टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को जो है वो डिफाइन किया गया है, और सेडिशन जो है उसको जो है रिपील किया गया है। न्यू प्रोविजंस रिगार्डिंग कम्युनिटी सर्विस जो है वो लाया गया है, मॉब लिंचिंग को जो है वो डिफाइन किया गया है एज एन ऑफेंस, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट जो है प्रपोज की गई है फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो ये थोड़े से अच्छे प्रोविजंस ऑथर ने बात किए हैं, लेकिन उसमें ऑथर ने जो वरी जताई वो जताई है व्हाट इज वरिंग द मोस्ट इज दैट द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैव बीन चेंज्ड। ऑथर ने एक इशू ये भी बताया कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे उनके नंबर्स को चेंज किया गया, जैसे जो सेक्शन 302 था उसको जो है नए एक्ट में जो 101 बनाया गया है, इसी तरह सेक्शन 420 था उसको जो है नए सेक्शन में 316 बनाया गया है। तो जो ये जो सेक्शन जो पिछले लगभग 164 ईयर से चले आ रहे थे जो आईपीसी में थे, तो वो पब्लिक माइंड में एक तरह से बस चुके थे, और अभी आपने उनको न्यूमेरिकल फिगर को जो चेंज किया है तो उस तरह से उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होना है वो एक प्रॉब्लम हो सकता है इन द एनसीआरबी एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, तो इनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑथर ने सजेस्ट किया कि ये हो सकता था कि जो कुछ इस तरीके जो इंपॉर्टेंट वाले प्रोविजंस थे जो पब्लिक डोमेन में पब्लिक माइंड में थे उनको आप वही नंबर रख सकते थे, उनमें चेंज ना करते तो ज़्यादा बेटर रहता, ये ऑथर ने ऐसा बोला है, ठीक है ना। यूजुअली लॉज आर चेंज व्हेन दे बिकम ऑब्सोलीट, आर देयर एनी प्रोविजंस इन द आईपीसी सीआरपीसी एंड एविडेंस दैट अकॉर्डिंग टू यू आर बिगिंग मिसयूज। तो ये पूछा कि क्या कुछ मिसयूज हो रहे हैं, तो बिल्कुल दोनों ही ऑथर ने बोला है सर्टेन सेक्शंस आर मिसयूज बट द मिसयूज ऑन ऑफ एक्ट डज नॉट मेक इट इररिलेवेंट। लेकिन अगर किसी सेक्शन का मिसयूज होता है तो उसको इररिलेवेंट नहीं बता देता कि वो सेक्शन ही इररिलेवेंट है। आपको क्या करना चाहिए, आपको वे फाइंड करने चाहिए कि आप उसका मिसयूज जो है उसको प्रिवेंट कर सके। द रिमूवल ऑफ द सेक्शन इन द न्यू बिल लीव्स नो स्कोप फॉर द प्रोसिक्यूटिंग रेप इन द केस ऑफ ए एडल्ट मैन और ट्रांससेक्सुअल पीपल। दूसरा यहाँ पे जैसे ऑथर ने बात की कि जो सेक्शन 377 था वो उसको हटा दिया गया है, लेकिन नॉन कंसेंशुअल सेक्स जो है उसको स्टिल एक ऑफेंस बनाया है, लेकिन जो रिमूवल ये किया गया है सेक्शन का उससे कहीं ना कहीं कोई स्कोप नहीं बचा अब आपका, जो कि जो एडल्ट मैन के या ट्रांससेक्सुअल पीपल के जो रेप के जो इश्यूज थे वो अब जो है एक तरह से अनएड्रेस्ड रह जाएंगे। द न्यू रेप प्रोविजंस आर जेंडर्ड एंड अप्लाई ओनली टू वुमेन। जो नए रेप के प्रोविजंस जो नए एक्ट में जो नए बिल में जो हैं वो केवल वुमेन पे अप्लाई होते हैं, और उसमें मैन या ट्रांससेक्सुअल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो एक तरह से वो अनएड्रेस्ड रह गए हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेज आर ए सेपरेट चैप्टर बट दैट इज लिमिटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। वही है, सेक्सुअल ऑफेंसेज को एक सेपरेट चैप्टर तो बनाए लेकिन वो लिमिटेड कर दिए वुमेन तक,
इट हैज़ फॉरगॉटन अबाउट सेक्सुअल ऑफेंसेस परपेट्रेटेड बाय मैन ऑन मैन और वुमेन ऑन वुमेन। मैन ऑन मैन वाली कैटेगरी या वुमेन ऑन वुमेन वाले जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं उनको कहीं ना कहीं उनको भूल गए। आर देयर वेलकम चेंज इन द न्यू बिल्स, कुछ जो वेलकम चेंजेस दोनों ही ऑथर ने बात की है, जैसे डिफाइंड टेररिज्म को एक वेलकम स्टेप है, राइट डायरेक्शन में स्टेप है वो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को जो आपने डिफाइन किया वो एक अच्छा स्टेप है। ट्रायल कंक्लूड्स द जजमेंट हैज टू बी गिवन विद इन 30 days एंड ओनली 2 एडजमेंट्स आर अलाउड, ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। विद द इंटेंशन ऑफ एक्सपीडाइटिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो ये सारे ये जो प्रोविजन था 30 days वाला वो कहीं ना कहीं एक्सपीडाइट करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। फिर दूसरे ऑथर ने जो यहाँ पे बताया सम प्रोविजन दैट से इफ यू कांट फिनिश द ट्रायल विद इन 6 months इन पैटी ऑफेंसेज देन द पर्सन विल नॉट बी ट्राइड, तो ये भी एक अच्छा प्रोविजन है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि ये सिर्फ पैटी ऑफेंसेज पे ही अप्लाई हो रहा है कि अगर 6 month के अंदर अंदर आप ट्रायल फिनिश नहीं करते तो उसको जो है वो उसका ट्रायल जो वो खत्म कर दिया है, उसको आगे फर्दर ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो ये अच्छे प्रोविजंस भी होते हैं यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो अच्छे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। जो आज टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में डाटा दिया है, इंडिया टॉप्स एआई प्रोजेक्ट्स इन जिट हब, तो ये यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंडिया में 2022 में कंट्रीब्यूट हुआ 24% ऑफ एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन जिट हब द मोस्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट, जारी किसने की है? स्टैनफोर्ड ने जारी की है, ये आप याद रखेंगे। चाइना डोमिनेट कर रहा है एआई रिलेटेड जर्नल पब्लिकेशन में बाय ह्यूज मनी। टर्म्स ऑफ जनरल कोलैबोरेशन की अगर बात करें तो एआई में तो यूएस और चाइना जो है वो लीडिंग है कंट्री में। पूरी रिपोर्ट यहाँ पे एक्चुअली ऑथर ने बताई है। पब्लिकेशन काउंट में जो है ऑथर ने कही है कि ग्लोबल काउंट जो है पब्लिकेशन का 2010 और 2021 के बीच में वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज उसमें देखने को मिला है। 2 लाख थे 2010 में, वहीं 2021 में जो है 5 लाख पब्लिकेशन जो है वो एआई के हमें देखने को मिले हैं। टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन की भी बात ऑथर ने यहाँ पे की है। 2021 जर्नल आर्टिकल्स constituted 60% ऑफ ऑल एआई पब्लिकेशंस फॉलोड बाय कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड रिपोजिटरी सबमिशन, तो 60% तक जो है एआई का जो है पब्लिकेशंस का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है ओवरऑल, तो वो भी बढ़ा है। कोलैबोरेशन की बात करें तो वो ऊपर बताई थी हमने आपको कि यूएस और चाइना जो है वो कोलैबोरेशन में जो है वो आगे डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कोलैबोरेशंस बता दिया कि यूएस एंड चाइना विटनेस द अप्रोक्सीमेट 4-fold इंक्रीज सिंस 2010। टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस की बात की है। द इंस्टीट्यूशन विद द हाईएस्ट ओवरऑल आईआई पेपर आउटपोस्ट हैज बीन द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, सबसे ज़्यादा चाइनीज में है और चाइना के और भी इंस्टीट्यूशन जो है वो आगे हैं। तो इन ऑल द टॉप 9 आउट ऑफ 10 इंस्टीट्यूशन जो है उसमें से चाइनीज हैं। इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एआई पब्लिकेशन रिलीज वर फ्रॉम चाइना विद MIT फीचरिंग लास्ट, तो 10वें नंबर पे MIT है। उसके अलावा जो टॉप 9 है, टॉप 10 में से जो टॉप 9 है वो सारे के सारे चाइनीज ही हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। GitHub AI project since 2011, there has been a consistent rise in number of AI related projects on GitHub, escalating from 1536 प्रोजेक्ट्स इन 2011 टू 3,47,934 बाय 2022। तो कितना ह्यूज यहाँ पे जो है इंक्रीज देखने को मिला है। जो GitHub AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ह्यूज यहाँ पे इंक्रीज है। इंडिया टॉप कंट्रीब्यूटर है इन ये हमने ऊपर बात की थी कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है एआई प्रोजेक्ट्स में GitHub में वो बढ़ा है इंडिया का, और 24.2% जो है केम फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन इंडिया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंडिया ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा है। फॉलोइंग इंडिया द यूरोपियन यूनियन एंड यूके कंट्रीब्यूटेड 17.3% वाइल द यूएस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर 14 एआई प्रोजेक्ट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंडिया जो है वो टॉप पे रहा है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, फिर यूके, फिर जो है यूएस है एआई प्रोजेक्ट्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। जर्नल पब्लिकेशन शेयर में द चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई जर्नल पब्लिकेशन ओवर द लास्ट 12 ईयर्स सॉर्टेड बाय ज्योग्राफिक रीजन। तो चाइना कहीं ना कहीं काफ़ी आगे है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिखाया इसमें, यूरोपियन यूनियन जो है, फिर यूके, फिर यूएस। नॉन इंडिया का पार्टिसिपेशन केवल 5.5% है, तो अभी काफ़ी पीछे है इंडिया इसमें अगर देखें जनरल पब्लिकेशन शेयर में। सो दिस इज इट फॉर टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच को बढ़ाइए। थैंक यू।